बॉलीवुड भविष्यवाणियां इस लाइव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। डॉक्टर कुमार गणेश हमारे अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ हमारे साथ जयपुर बीकानेर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार आपको। रवि जी, आप और सभी आदरणीय मित्रों को मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जय श्री राम कहते हुए प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। प्रणाम सर। तो आज हम किसी फिल्म पर बात नहीं करेंगे और क्योंकि पिछले हफ्ते जो फिल्में थी हमने उन पर बात की थी, वार 2 और कुली पर, और इस हफ्ते कोई फिल्म रिलीज नहीं होनी है। अगले हफ्ते जो है परम सुंदरी रिलीज होगी, तो हम उस फिल्म पर और उसके कास्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर बात करेंगे। मुझे लगा कि आज हमको ऋतिक रोशन पर बात करनी चाहिए, जैसे दिन में भी फिर हमने चर्चा की, क्योंकि इस फिल्म से ये माना जा रहा था कि ऋतिक रोशन जो है वो कमबैक करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी उनकी 2 फिल्में जो हैं वो फ्लॉप रही। इससे पहले फाइटर फ्लॉप रही, विक्रम वेदा में उन्होंने नेगेटिव रोल करके जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फ्लॉप रहा, और वो तो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप रहा कि उन्होंने तौबा कर ली कि भाई मैं अब नेगेटिव रोल नहीं करूंगा, क्योंकि चर्चाएं ये हुई कि नितेश तिवारी की रामायण में उनको रावण का रोल दिया जा रहा था। उन्होंने कहा भाई मुझे ये अब नेगेटिव रोल नहीं करना, ऑडियंस जो है स्वीकार नहीं करती है। लेकिन जी वार 2 से जितनी उम्मीदें थी, जो हमने भी चर्चा की थी, ये फिल्म बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही है, और ऋतिक का कैरियर तो एक तरीके से इसमें दांव पर लगा हुआ था, और ये बैक टू बैक उनकी तीसरी नाकामी बॉक्स ऑफिस पर जुड़ जाएगी। तो मुझे लगता है आज हमको इन सारी बातों पर आपसे चर्चा करना चाहिए, जानना चाहिए। डामाडोल स्थिति में दिखता है कैरियर वैसे तो, और पर्सनल लाइफ की भी कुछ चीजें आपसे जानना चाहेंगे। रवि जी, मैं अपनी जी बात आरंभ करता हूं सबसे पहले तो वार 2 फिल्म से जुड़ी हुई मेरी भविष्यवाणी की। जी देखिए, ये तो ठीक है कि मैंने ये नहीं कहा था फिल्म बड़ी हिट होगी, खूब कमाई करेगी, ऐसा कुछ नहीं कहा था। जी। मैंने कहा ठीक ठाक कमाई कर लेगी और निर्माता को ठीक। कुल मिलाकर लंबी दूरी में जाकर निराश नहीं करेगी। मैंने ये भी नहीं कहा था कि 2-3 दिन में खूब कमाएगी, लंबी दूरी में जाकर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ठीक चीज लेकिन है। हाँ। हिट होगी या बड़ी कमाई करेगी, उल्लेखनीय कमाई, ऐसा नहीं कहा था। और ये फिल्म जी उसी खाते में जा रही है। दूसरी बात क्या जी। है, मैं प्रभाकर भट्ट जी से निवेदन कर दूं कि मेरी माताजी का नाम लक्ष्मी है, तो मैं वैसे लक्ष्मी पुत्र हूँ और लिखता हूँ इसलिए सरस्वती पुत्र भी हूँ। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात का प्रोत्साहन दिया मुझे। अब देखिए, है क्या रवि जी, आप भी जानते हैं कि फिल्म अगर लागत का 2.5 गुना कमाए तो लागत निकलती है। उस दृष्टि से तो फिल्म बिल्कुल फ्लॉप है ना? बिल्कुल। और हिट हाँ। का मैंने भी नहीं कहा था। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल। लंबी दूरी में जाकर ये निर्माता की जेब में, क्योंकि निर्माता बड़ा बैनर है भाई। हाँ हाँ। अरे ऊंट तो ठीक बैठ भी बात है। जाए तो बकरी से ऊंचा होता है। सही है, सही है। यशराज फिल्म से इतना बड़ा बैनर है कि झटका तो लगेगा सही और है। टू के घाटे का, लेकिन जी। दुकान बंद हो जाए ये नौबत नहीं आएगी। ठीक बात है। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, एक हाँ। क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस जी। बड़ा होता है ना, तो झटके को वो कहीं न कहीं कंपनसेट कर लेता है। कर दूसरी लेता बात है। क्या है, दूसरी बात क्या है, मैं आप और आदरणीय मित्रों के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा, जो मैंने वार 2, मैं वार 2 बोल रहा हूं, अब अंग्रेजी में तो वॉर 2 बोला जाएगा, पर मेरी अंग्रेजी जी जी जी। माशाल्लाह है। तो वार 2 जो है उसकी भविष्यवाणी के समय मैंने एक बात बार-बार कही थी रवि जी, आप और मित्र याद कीजिए कि आदित्य चोपड़ा के अंक बन रहे हैं 0.6 प्लस, सबसे कम और बिल्कुल। इतने कम। तो याद कीजिए, मेरे शब्द थे कि समझ नहीं आ रहा, निर्माता एक ही है, हम्म। उनके अंक इतने कम हैं और फिल्म जा रही है 2.06 में, 2.06 में। तो बिल्कुल। मैंने मार्जिन लेते वो 2.06 को ध्यान में रखा, लेकिन ये भी कहा था कि निर्माता के इतने अंक कम है तो ये फिल्म फिर निर्माता को लाभ कहां से देगी, कैसे दे सकती है? एक जी। प्रश्न चिन्ह, एक उलझन थी। बिल्कुल। दूसरा क्या होता है, तो ये तो उसकी बात। दूसरी क्या, एक चीज मैं आपको बताऊं, वॉर 2 की भविष्यवाणी के बिल्कुल शुरू में मैंने एक बात कही थी कि एक आदमी के पास में जो है वो हेलमेट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है
और वो कहीं जाता है तो पकड़ा जाएगा ट्रैफिक नाके पर, पॉइंट पर, उस पर चालान और जुर्माना होगा। लेकिन वो क्या करे कि दूसरा हेलमेट वाला या ड्राइविंग लाइसेंस वाले दोस्त को साथ बिठा ले, उसे वो हैंडल पकड़ा दे बाइक का और फिर वो निकल जाएगा। तो मैंने कहा क्या पता वॉर 2 फिल्म में कुछ ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि दोनों ही लोगों, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बारे में हम बात कर चुके कि वक्त तो दोनों का ही बुरा था। तो हम जो मार्जिन लेकर सोच रहे थे ना कि क्या पता वॉर 2 में वो दोस्ती फिल्म बन जाए कि अंधा लंगड़े का सहारा बन जाए, लंगड़ा अंधे का हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। और वो एक दूसरी कहावत हो गई कि अंधा अंधे ठेलिया और दोनों कूप पड़ंत। दोनों कूप अब मैं आप और मित्रों को बताना चाहता हूं एक बहुत बड़ी बात। देखिए क्या होता है रवि जी, भविष्य कथन फलित ज्योतिष का भाग है। गणित ज्योतिष तो आपने लगा ली, आपने 1+1=2 लिख लिया, तो गणित है, ये बिना कैलकुलेटर के भी आप कर सकते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि संदर्भों में उस 1+1=2 का फल क्या है। और वो फलित जब निकाला जाता है ना, उस समय 2-3 चीजें ध्यान रखी जानी चाहिए। पहली बात तो व्यक्ति जो भविष्य कथन कर रहा है उसकी एकाग्रता, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, 3 बातें। चौथी बात, उसके अपने सितारे कैसे हैं। लंगड़ा घोड़ा डरबी नहीं जीत सकता, रेस नहीं जीत सकता, बीमार घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, भूखा घोड़ा, है ना। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्ष 2025 के भविष्यवाणियों के क्रम की बात थी ना, तो इसमें मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जूनियर एनटीआर की तो आप और हम इस चैनल पर भी बात कर चुके हैं, है ना, कि वक्त बुरा है। और मैंने भी कहा था, और मैंने ये खास बात कही थी कि भारी भरकम एक्शन वाली और खलनायक वाली फिल्म पिट सकती है। और ये वीडियो कब डाला था? ये वीडियो डाला था 31 जनवरी 2025 रात 9 बजे। मेरे वहां जाकर देखा जा सकता है। ये आपके चैनल पे आपने डाला था? हाँ, मेरे चैनल पे। और अपने यहाँ भी मैं बोल चुका था, भारी भरकम एक्शन और खलनायक की भूमिका। वॉर 2 में क्या है, जूनियर एनटीआर खलनायक है, बिल्कुल नेगेटिव रोल है कहानी में उनका। निराश का मतलब वो एक जो बड़ी उम्मीद होती है कि धाकड़ कमाई जेबें भर दें और छा जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। और ध्यान दीजिएगा एक बात और है, अब इसी के साथ जुड़ी, ऋतिक रोशन के लिए मैंने अपने यहाँ चैनल, आपके और मेरे इस चैनल पर भी कहा और मेरे निजी चैनल पर भी 7 फरवरी 2025 शाम 5 बजे वीडियो अपलोड किया। उसमें कहा था, और ये कहा था, भारी भरकम एक्शन या एक्शन की भरमार वाली फिल्म जो है निराश कर सकती है। ये निराश कर रही है ना? बिल्कुल कर रही है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ये तो थी इससे जुड़ी बात, और वो क्या है, वो ये है रवि जी कि देखिए जब भी हम कोई बात करते हैं ना इस तरीके की, तो ध्यान ये दीजिए कि मैंने क्या कहा था, हिंदी भाषा में कूली रजनीकांत वाली उतनी बड़ी कमाई नहीं करेगी जितनी तमिल तेलुगु में, लेकिन तमिल तेलुगु में बहुत बड़ी कमाई करेगी। और मैंने ये भी कहा था कि वॉर 2 की तुलना में तो बहुत ज्यादा करेगी। और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एडवांस बुकिंग में ही वो रिकॉर्ड तोड़ दे, ये भी ध्यान दीजिए, कहा था और हुआ ना। ये बिल्कुल कूली 2 ने एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़े, बॉक्स ऑफिस को उड़ा दिया, एडवांस बुकिंग से विस्फोट कर दिया। और देखिए वो कैसी कर रही है, धाकड़ कमाई कर रही है ना। हिंदी में उतना नहीं कर रही है, लेकिन तमिल तेलुगु में और वो जबरदस्त कमाई, और ओवरऑल उसके आंकड़े बहुत होंगे। तो ये सारा इसलिए चर्चा करनी आवश्यक हुई क्योंकि ऋतिक रोशन की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो मैं आप और आदरणीय मित्रों को 2 चीजों पर विशेष गौर करवाना चाहूंगा। और 2 चीजों में एक चीज तो ये कि ये अपने पिता के साथ ही क्यों सफल होते हैं, और दूसरी बात ये कि स्त्रियन के इनके खराब क्यों हैं और उनका क्या नुकसान ये उठा रहे हैं। देखिए मैं फिल्म उद्योग में ऐसे कई परिवार है, कुछ नहीं, 2-4 नहीं, कई, हमारा हिंदी सिनेमा इतना समृद्ध है, कई परिवार है कि जो बड़े संस्कारवान है ना। थोड़ा सीनियर कपूर परिवार सुरेंद्र कपूर साहब वाला भी, उसके बाद अपने चोपड़ा परिवार 3 हो गए, वो हो गए, जितेंद्र साहब वाला परिवार हो गया,
रोशन साहब वाला परिवार हो गया, बच्चन परिवार तो है ही, धर्मेंद्र साहब का हो गया, है ना, कई परिवार है, बड़े संस्कारित और बड़े प्यारे लोग हैं। अब देखिए जी रोशन लाल नागरथ, जिन्हें हम रोशन के हाँ नाम से जानते हैं, संगीतकार रोशन साहब, और मैं मानता हूं कि मैं जिन सुरीले संगीतकारों को पसंद करता हूं उनमें शुरू के नामों में उनका नाम आता है। लेकिन मैं जिस बात की और जिक्र करना चाहता हूं वो है पितृदोष। ओके मेरा दावा है रवि जी और आदरणीय मित्रों, आप सभी के सामने पूरी जिम्मेदारी से दावा है कि अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये बात निश्चित रूप से रोशन परिवार की 3 पीढ़ियों में से किसी को भी, किसी भी विशेषज्ञ ने नहीं कही होंगी जो अब मैं कहने जा रहा हूं। पहली बात देखिए क्या है, 90 के दशक के शुरू में आप भी जानते हैं 3 अखबार शुरू हुए थे, साप्ताहिक अखबार, जिसमें संडे मेल भी था, 2 और थे, मैं नाम भूल रहा हूं। संडे मेल के संपादक कन्हैयालाल नंदन थे, है ना, और हिंदी में स्क्रीन वालों ने शुरू किया था एक्सप्रेस स्क्रीन, शीला बिल्कुल झुनझुनवाला इसकी संपादिका थी, है ना, इसाक मुजावर और वो अपने अली पीटर जॉन, ये लोग बड़े लेखक कॉलम लिखा करते थे। तो इसमें रोशन साहब जो है इनसे संबंधित किदार शर्मा के कॉलम आए थे। अच्छा संस्मरण की सीरीज चलती थी जी हर जी अंक जी में। तो केदार शर्मा नहीं, उनका नाम किदार जी जी शर्मा था। किदार शर्मा साहब आप जानते हैं भीष्म पितामह हिंदी सिनेमा के, बिल्कुल संगीत के अगर नौशाद तो सिनेमा के किदार शर्मा। केदार शर्मा किदार जी शर्मा ने संस्मरण लिखे थे रोशन के बारे में। मैं अगर कहीं जी लगा नहीं रहा हूं या लगाना अगर छूट जाए तो भी मेरा भाव वही है। देखिए क्या है, अब मैं वो पितृदोष की बात कर रहा हूं, ध्यान ये दीजिएगा रवि जी और आदरणीय मित्रों। अब आप कहेंगे ऋतिक रोशन की बात दादाजी तक ले गए, अरे भाई वर्तमान को तभी अच्छे ढंग से समझा जा सकता है और उसके बारे में भविष्य की बात तभी अच्छे ढंग से कही जा सकती है जब उसके भूतकाल का मामला समझ में आया हुआ हो। ओके रेखा गणित का उसूल है रवि जी कि रेखा गणित जी में आगे सीधी रेखा वही खींच सकता है जो पीछे के बिंदुओं से सीधी रेखा खींचता आया है, अन्यथा बिल्कुल आगे की रेखा तिरछी हो जाएगी। मैं यहाँ तिरछी रेखा नहीं, आज बहुत कीमती समय आप लोगों का ले रहा हूं तो सीधी रेखा खींचने आया हूं। देखिए क्या है, उसमें हुआ क्या था मैं आपको बताऊं। विभाजन के दौर के बाद में रोशन साहब मुंबई पहुंचे तो उन्हें बड़ा और पहला मौका दिया था वो किदार शर्मा जी ने दिया था। तो ठीक किदार शर्मा जी, अच्छा किदार शर्मा जी उस फिल्म के निर्देशक भी थे और गीतकार भी थे। मुकेश जी की आवाज में बड़ा अच्छा गाना बनाया था रोशन जी ने। तो किदार शर्मा जी एक तरह से रोशन जी के क्या हुए, गॉडफादर, गॉडफादर पितृपुरुष। अब शब्दों को पकड़ते रहिए, अब मैं जी जी गॉडफादर से एक शब्द पे आ गया हूं, पितृपुरुष। हम्म अब इसे आप और मित्र पकड़ के रखिए एक हाथ में और दूसरे हाथ से मैं आगे बढ़ रहा ठीक हूं। हुआ क्या कि उसके बाद एक फिल्म बावरे नैन हुई और एक फिल्म और हुई थी जिसमें मधुबाला को लॉन्च किया था, शायद ये बावरे नैन ही थी, राजकुमारी जी का गाना, बड़ा फेमस गाना हुआ था वो मुकेश जी के साथ में, है ना, मुझे सच सच बता दो क्या। तो ये अब हुआ क्या, 2 फिल्में की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि किदार शर्मा जी और रोशन साहब के संबंध बिगड़ गए थे। अब वो पितृपुरुष शब्द पकड़े रखिए साथ में, अब जी वो जी काम जी आने जी वाला है। रोशन साहब, मैं भाषा सरल करूं, रोशन साहब के संबंध अपने पितृपुरुष से बिगड़ गए और ऐसे बिगड़े कि कभी साथ काम नहीं किया। अब याद कीजिए आप और मित्रों, रोशन साहब का सिर और ललाट, बाल उड़े हुए थे बहुत कम उम्र में। रोशन बिल्कुल साहब के 20, 22, 24 की उम्र में बाल उड़ गए थे। ये पितृदोष का जी सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरे यहाँ गौर नहीं करना है, ये पितृ वरदान का है। क्यों? क्योंकि ये जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ठीक बता रहा हूँ कि उनके यहाँ ये पितृ वरदान है चौड़ाई के कारण। ये हाईवे 8 लेन का हाँ है और वो 4 लेन का था। तो रोशन साहब के वो पितृ दोष, रोशन साहब, तब मैंने पहली बार गौर किया, हम्म तब मैं ज्योतिष को सीख रहा था, मैंने कहा यार ये पितृ दोष, इसी ने रोशन साहब के संबंध उनके पितृ पुरुष किदार जी से खराब किए।
अब रुकिए, पितृदोष ओके। कैसे उनके खानदान में रहा? रोशन साहब के देहांत के समय लगभग 17 बरस के थे राजेश रोशन, और 19 बरस के आसपास थे राकेश रोशन, 19-20 के आसपास, मतलब 2-3 जी। साल बड़े हैं शायद ये। राजेश हम्म। रोशन साहब को घर चलाने के लिए उतरना पड़ा म्यूजिक देने। अब म्यूजिक तो दे नहीं पाए, शुरू में कौन चांस दे, वो तो महमूद साहब ने दिया था कुंवारा बाप में, लेकिन फिर वो सहायक बने, कई संगीतकारों के बने। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, राकेश रोशन साहब जो है घर चलाने के लिए अभिनय की दुनिया में उतरे, और उतनी ही कम उम्र में दोनों भाइयों के बाल गायब। राजेश रोशन साहब के तो फोटो तब के मिल जाएंगे, लेकिन राकेश रोशन साहब के पराया धन 1971 में आई थी। पराया धन, मेरा गांव मेरा देश, जॉनी मेरा नाम और मेरा नाम जोकर के साथ आई थी। पराया धन में राकेश रोशन की विग लगी थी, उसके बाद खट्टा मीठा वगैरह वो सब जो है उन सब में तो लगती रही। तो ये पितृदोष का मामला। अब देखिए पितृदोष कैसा, पितृदोष ऐसा कि रोशन साहब जो है, पितृदोष रवि जी ऐसा कि मित्रों रोशन साहब जो है, अब आप देखिए कि उनके अचानक झटके के साथ देहांत के बाद दोनों भाई, मैं बहुत सरल शब्द काम ले रहा हूं, अनाथ हो गए, कोई पितृ पुरुष ऊपर नहीं। देखिए रोशन साहब अनाथ हुए कि केदार शर्मा जी से संबंध खत्म हो गए, बचपन में पिताजी का भी देहांत हो गया, ये बच्चे थे किशोर से नवयुवक बन रहे थे कि पिता का देहांत। अब ध्यान दीजिए, राजेश रोशन साहब के बारे में आप एक बात पर गौर कभी नहीं किए रवि जी, कि 40वें साल से राजेश रोशन सिर्फ अपने भाई के साथ ही सफल क्यों हुए? आपको यह प्रश्न भी करना चाहिए था ऋतिक रोशन के साथ साथ। हाँ। अब देखिए ना, राजेश रोशन साहब जो है वो 40वें साल में घुसने के बाद में सिर्फ भाई के साथ सफल हुए, किसी दूसरे निर्माता के साथ सफल नहीं हुए, क्योंकि वो बड़ा भाई, ज्योतिष में बड़ा भाई क्या होता है? पितृपुरुष, गॉडफादर। तो पितृपुरुष के साथ काम किया तो चल लिए। अब मैं आ रहा हूं अगली पीढ़ी में, ये गजब की समानता पकड़े रखिए। पितृपुरुष के साथ काम किया तो क्या हुआ? चल लिए, चले। हाँ। और 40वें तक क्यों? क्योंकि 40वें से शुरू हो जाता है अंक 4, जो पितृपुरुष का ही होता है। ऐसा आदमी फिर गॉडफादर के साथ काम करता है तो ही चलता है, गॉडफादर के साथ काम नहीं करता, या उन अंकों वाले व्यक्ति, अगर बाहर का कोई व्यक्ति और उसके भी पितृ अंक बहुत तगड़े हो, वो राजेश रोशन साहब को मिले नहीं। और एक बात और है, राकेश रोशन साहब के यहाँ कहो ना प्यारे के बाद में कृष्ण में एक गाना, या कोई मिल गया में एक गाना शायद चला था, उसके बाद में मीठा संगीत कहाँ है पिछले 20 सालों में? बताइए। नहीं है, बिल्कुल है क्या? नहीं है ना, नहीं है। बल्कि एक वो फोर क्या है, क्रेजी फोर करके, क्रेजी फोर, जी, उसके तो गाने के कॉपीराइट में 4 करोड़ रुपए नकल के देने पड़े, वो मूल को 4 करोड़ रुपए, और शायद 2008 की बात है, 2008 की बात है, ये हो गई थी हालत। तो देखिए अब वो जो पितृदोष, अब वो बड़े भाई के साथ तो बचाव कैसे हो गया कि बड़ा भाई ये होता है पिता ज्योतिष में, तो छोटा भाई कहाँ गया? छाते के नीचे। तो जो पितृदोष है वो कौन झेल रहा है? बड़ा भाई। छोटे भाई का क्या हो गया? बचाव। अब दूसरे निर्माता हुए तो यहां पर तो खेल खत्म, हट गया, सीधे तो कैद होकर रह गए। अब मैं आता हूं उस बात पर, यहां 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा जी, क्योंकि आज मैं सारा खेल भाग्य का, रोशन परिवार का खोलकर रख देना चाहता हूं कि आंखें चुंधिया जाए। गोली चली थी राकेश रोशन साहब पर, बिल्कुल राकेश रोशन साहब बिल्कुल चली थी, और ऋतिक रोशन ने उन्हें बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। गोली तो महेश भट्ट साहब के ऑफिस पर भी चली थी, एक अलग योजना के तहत, एक अलग योजना थी, वो रवि पुजारी का नाम भी आया, और वो गोली सिर्फ शीशे पर ही चली। मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता, वो खेल सामान्य लोगों की समझ से बहुत परे का था। लेकिन हाँ, वो अद्भुत कार्य योजना थी वो, लेकिन उस पर तो फिल्म बननी चाहिए, हो सकता है महेश भट्ट खुद ही बना लें। लेकिन राकेश रोशन साहब पर गोली चली। अच्छा, वो कब चली थी?
कौन सी फिल्म की कमाई में से हिस्सा लेने के लिए चली थी? पहली फिल्म थी शायद, कहो ना प्यार है। हाँ, वर्ष 2000, कहो ना प्यार है। जी हाँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब ध्यान, ये मैं कहाँ ले जाना चाहता हूं, मैं ले जी जाना चाहता हूं इस बात में कि देखिए, अब थोड़ा और पीछे जाइए। करण अर्जुन के समय ऋतिक रोशन हकलाते थे, और हाँ सबको पता है कि सलमान खान ने बॉडी बनाने का सुझाव दिया, अपने पापा के पिताजी के सहायक हुआ करते थे निर्देशन में, एसोसिएट नहीं, ठीक चीज असिस्टेंट है। भी पता नहीं बिल्कुल तीसरे बिल्कुल। चौथे स्तर के कौन से। अब थोड़ा और पीछे हाँ जाइए, करण अर्जुन फिल्म में ही। अच्छा, एक बात और है यहाँ, आजकल जो पॉडकास्टों में और बड़े बड़े टॉक शो में आकर के और अपने आप को महामंडलेश्वर भी बन गई थी, और बड़ी ऐसी निष्पाप, जी निर्दोष और निश्छल और पता नहीं क्या क्या सिद्ध करने पे तुली हुई ममता कुलकर्णी, जी। करण अर्जुन में एक हीरोइन कौन थी? वो थी, ममता थी। क्या उसके हाँ पीछे का कभी राज सामने आएगा कि वो क्यों ली गई थी? और उनको करण अर्जुन में लेने का, और चाइना गेट में ममता कुलकर्णी को राजकुमार संतोषी से लेने का, और राकेश रोशन पे गोली चलने के ट्रायंगल का क्या संबंध है? अब मैं यहाँ, अच्छा। हाँ, मैं सांसारिक रूप से तो घटनाएं उधेड़ दूंगा कि क्या गहरा संबंध है, लेकिन मैं ज्योतिषीय एंगल से हम्म, बात कर रहा हूं। ममता ठीक। कुलकर्णी के अंक जो है वो सीधे सीधे राहु के साथ शुक्र महाभ्रष्ट है, इसलिए विक्की गोस्वामी के साथ नाम आया, और वहां वो ड्रग्स का मामला था। हाँ शुक्र हाँ राहु के हाँ हाँ। साथ बैठ के खराब होता है, और चंद्रमा ईएनटी खराब हो जाए तो नाक से जो ड्रग्स लिया जाता है ना, ये ईएनटी वो होता है और उसका होता है। अब देखिए, ममता कुलकर्णी के जो अंक खराब हैं, वे अंक भारी पड़े राकेश रोशन पर, और नतीजे में चली गोलियां। अब भले कहा कुछ ओ। भी जाए कि वो आमदनी में से हिस्से के लिए, क्या कहते हैं उसको, वसूली के लिए फलाना ढिकाना, बातें वो जी नहीं जी। है, बातें दूसरी है। और उसके पीछे भी राकेश रोशन साहब का जो पितृ दोष का मामला है, जो वो शुक्र के साथ बैठा खराब, तो खराब शुक्र के साथ जो है वो ममता कुलकर्णी के नाक और होंठ जो है वो ठीक ठीक वैसे ही भ्रष्ट शुक्र वाले हैं, जैसे जैकलिन फर्नांडीज के हैं, जैसे कटरीना कैफ के हैं, जैसे इलियाना डिक्रूज के हैं, जैसे कृति सेनन के हैं, जैसे परवीन बॉबी के थे, जैसे जीनत अमान के थे। शुक्र ओके। भ्रष्ट नाक में और होंठ में, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आदमी के सबसे ज्यादा दूसरों को वशीकरण करना। हम कहते हैं ना, अरे यार वो आदमी इतना मीठा बोलता है, वश में कर लेता है। तो वशीकरण कोई तांत्रिक ही थोड़ी होता है, वाणी से, मुस्कुराहट, कहते हैं ना, अरे कितनी प्यारी मुस्कुराहट है, ये तो वश में कर लेता है? तो वो जो चीज है ना, तो राकेश रोशन साहब के उस घटना के पीछे भी वही पितृदोष। और अब ध्यान दीजिएगा, उस गोलीकांड में उन्हें बचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऋतिक रोशन को। अब ध्यान जी दीजिए, ऋतिक रोशन फिर वहीं आ गए ना आखिरकार तीसरी पीढ़ी में, कि ऋतिक रोशन बिल्कुल। पिताजी के साथ ही क्यों हिट हुए, पिताजी के बाहर जाकर क्यों नहीं हिट हुए। और इसी पितृदोष का एक बहुत प्यारा मैं आपको समन्वय बताना चाहता हूं, आपको और मित्रों को। पक्की बात है, कभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कुंवारा बाप, जी। कुंवारा तो बाप नहीं होता, महमूद साहब। जी और बिल्कुल बाप कभी बिल्कुल। हाँ कुंवारा नहीं होता। यानी कि वो जो बच्चा पैदा हुआ, जो वहां जो महमूद को मिला बच्चा, 1974 की फिल्म है, राजेश रोशन ने पहली बार संगीत दिया था, मजरूह सुल्तानपुरी के गाने थे, और बड़ा प्यारा था। खैर, लेकिन वो जो बच्चा, तो वो वहां महमूद क्या है? पिता, गॉडफादर, पितृपुरुष। लेकिन पितृदोष क्या बिल्कुल। है? कि वो उनका अपना शारीरिक रूप से उत्पन्न बच्चा नहीं, ये हाँ पितृदोष। तो पितृदोष की फिल्म महमूद ने दी पितृदोष वाले राजेश रोशन साहब को, और वो कर्जा कहां उतरा? वो कर्जा कहां उतरा? क्यों चलती है पवन, गाना था ना, लकी अच्छा। अली वाला। जी जी। हाँ लकी हाँ अली, लकी लकी जी अली जी। किसके बेटे थे? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। लकी अली किसके बेटे महमूद। थे? महमूद के। वो महमूद कर्जा साहब कैसे उतारा बिल्कुल। राजेश रोशन ने? वो कर्जा कैसे उतारा? गाना महमूद देकर। साहब के बेटे को अपनी फिल्म में गाना, और गाना सुपरहिट था। तो वो पितृदोष का मामला। और देख लीजिए, लकी अली का उसके अलावा एक और पितृदोष वाले हैं, जिनका सुर फिल्म में गाना
आ भी जा अरे है हवा करके हिट हुआ बिल्कुल, था। बाकी हाँ, कोई गाना, क्योंकि लकी अली भयंकर पितृदोष वाले थे और ये छुपाते हैं कि मैं किसका बेटा हूँ, पितृदोष इतना बड़ा है। तो ऋतिक रोशन के हुँ, साथ समस्या क्या है? ऋतिक जी, रोशन के, अब यहाँ हम विश्लेषण को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। मैं रोशन परिवार की जी, दो पीढ़ियों से यहाँ आ गया हूँ, ठीक है। देखिए ये जो नाक के हुँ, कट है ना, ऋतिक रोशन के नाक को तीन हिस्सों में बांट लीजिए। मैं चाहता हूं अभी साथ साथ में अपने दूसरे डिवाइस पे मित्र या इसके बाद में मित्र अपने डिवाइस पर उनका फोटो देखें और ये किसी और से उसका साउंड सुने जो मैं बोल रहा हूं। ऋतिक रोशन साहब के नाक को तीन हिस्सों में बांटे। पहले तो उनके नथुने जो है वो यहाँ तक आकर पिचके हैं। दूसरा ये यहाँ एक कट होता है, इनके कट है बहुत गहरा है। और तीसरे जी, नाक की जी, नोक और नोक के भी, नाक की नोक के भी दो कॉर्नर हैं, दो किनारे हैं और दोनों हुँ, उभरे हैं। हुँ, ये क्या हुँ, करते हैं, शुक्र को बहुत ज्यादा आक्रामक करते हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक। ओके, तो ऐसे लोगों के मन में विपरीत लिंगी जो है, सौंदर्य वाले जो हैं, उनके प्रति बहुत आकर्षण हुँ, होता है और परिष्कृत होता है। ये ऐरे गहरे नत्थु खेरे नहीं होते, बहुत परिष्कृत क्लासिक आकर्षण। अब क्या है, हुँ, हुँ, आपने गौर किया होगा तो ऋतिक रोशन के मूलांक तो एक है, 10 जी, जनवरी 1974 जनवरी, मूलांक एक है, जनवरी का महीना बिल्कुल, मासांक भी एक है। लेकिन इनकी आंखें चमकदार नहीं है जैसी इनके पिताजी की आंखें हैं। हुँ, 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 आंखें चमकदार है, राजेश रोशन हाँ, साहब की आंखें भी चमकदार है, चमकदार है। और इनकी माताजी बड़ा प्यारा सा नाम है, पिंकी या ऐसा कुछ, हुँ, बड़े ऑफिशियल नाम भी उनका यही है, ऐसा कुछ है। हुँ, 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 तो लेकिन इनकी नहीं है। तो ये इसे हम कहते हैं कि आंखों में जो सूर्य था, अंक एक था, वो बुझा हुआ है। तो इनका मूलांक एक होने के बाद भी वो बुझा हुआ है। अब इनका मूलांक एक है और भाग्यांक 5 है, बुधादित्य युति है। अरे भाई, बुधादित्य युति तो वहां चढ़ाती है, तो बिल्कुल सही बात है, वहां चढ़ाया था ना। आप देखिए कि 2000 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब इनकी उम्र को हुँ, क्या चल रहा था? इनकी उम्र को चल रहा था 27वां साल। अब 27वां साल, 9 का अंक, 9 का अंक प्रतिष्ठा जी, का था। उसने कहाँ चढ़ाया? गिनीज बुक में नाम है ना, अरे सबसे बिल्कुल, ज्यादा हाँ, आज पुरस्कार तक लेने वो का, कहो ना प्यार बिल्कुल, है। बिल्कुल, अच्छा, इस बिल्कुल, फिल्म का नाम है ये कोई? ये संवाद है, ये संवाद है। हाँ, और ठीक गजब, है, गजब देखिए सावन कुमार ने इसमें क्या गाना लिखा। चांद हुँ, सितारे फूल और खुशबू ये तो सब पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है हम इसके दीवाने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऋतिक रोशन के यहाँ मूलांक एक और भाग्यांक 5 की बुधादित्य युति हमेशा फलित क्यों नहीं हुई, उसका कारण है। एक तो हमेशा कोई भी युति चाहे अच्छी हो कि बुरी हो, फलित नहीं होती है। जब उम्र का वर्ष और कैलेंडर वर्ष, ये दो तो बदलते हैं ना, बाकी तो वही रहने। बिल्कुल, ये जो दो बदलते हैं, इन दोनों का तालमेल जब जब किसी भी व्यक्ति के मूलांक, भाग्यांक, उसके नामांक, उसके जन्म के दिनांक, मासांक, वर्षांक, चलित अंक के साथ में ऊपर नीचे होता है, प्लस माइनस होता है, तो अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें भी ध्यान क्या दिए जाने वाली बात है कि ऋतिक रोशन के जन्म के अंकों में एक चीज है जो पितृद्रोह पैदा करती है, और वो करती है कि इनका जन्म 10 जनवरी को है, तो 21 दिसंबर से 20 जनवरी में चलित में अंक होता है क्रोध का, क्रुद्धक भाव का, ओज का, शनि अंक 8। जी, ये अंक 8 इनके मूलांक एक के साथ में पितृद्रोह की युति करता है, और यही 8 इनके भाग्यांक 5 के साथ में विचलन पैदा करता है। तो आप देख लीजिए कि कहो ना प्यार है स्टार्ट हो गया। मैं बुरा मत हुँ, मानिएगा, मैं ऋतिक रोशन को वहीं पे रोक रहा हूं। कहो ना प्यार है के बाद में मैं ऋतिक रोशन को कंसीडर ही नहीं करा। उसके बाद तो ऋतिक रोशन समझ लीजिए कि टाइगर श्रॉफ 1 है और टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन 2 है। क्योंकि ऋतिक रोशन को जो म्यूजिक मिला, हुँ, जो एक स्कोप हुँ, मिला, एक्शन कहाँ था, वहां रोमांस था, लेकिन वो जादू फिर नहीं जी, जग पाया। उसका कारण क्या था? वो जो हुँ, विचलन है। उसके बाद में क्या हुआ कि ऋतिक रोशन साहब 40वें साल में घुसे। अब 40वें साल में कब ओके, घुसे? 2013 में। हुँ, 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 अब पिछले 12 साल में जरा इनकी फिल्में उठाकर बताइए कौन सी सुपर डुपर हिट रही है? ना, ना, उसके बाद तो फिर कोई ख़ास नहीं, एक थोड़ा-सा अग्निपथ भी उसके पहले ही आ गई, अग्निपथ जो की आई थी मार्केट तो खराब है, मा अग्निपथ छठी हाँ, कहाँ थी?
नहीं नहीं, अग्निपथ तो फ्लॉप हुई थी, कोई अग्निपथ दोनों ले फ्लॉप दे हुई के थी। वो वार, हाँ हाँ, जो वो वार भी आई फ्लॉप हुई थी थी, वो जी। भी वार आई थी, वो वही एक वो फिल्म है जिसने कहा कि भाई इन्होंने, इनकी फिल्म ने कमाया। 12 बस इतने, वर्षों में इनकी बिल्कुल एकमात्र फिल्म वार ने कमाई की, और वो भी मैंने कहा ना धाकड़ कमाई, धुआंधार हाँ कमाई, सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर, ऐसी तो वो भी नहीं थी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अब मैं बिल्कुल बिल्कुल वही तो कहना चाहता हूं कि जब इनके जन्म का चलित अंक 8, इनके मूलांक 1 के साथ पितृद्रोह, देखिए पितृदोष तो क्या होता है, जैसे किसी ने कानून तोड़ा, अदालत में उसको हम्म। जेल भेज दिया, सजा दे दी, एक एक होता है, ये तो होता है राजद्रोह, एक होता है राष्ट्रद्रोह। ठीक अब बताइए उसकी क्या सजा होती है? ठीक, जो भी होगी सबसे अधिक होगी ना, सबसे बड़ी होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल पितृद्रोह, ठीक चीज है। पितृदोष अलग है, पितृद्रोह तो सर्वोच्च श्रेणी हो गई इसकी। तो पितृद्रोह की जो अवस्था है, अब वो 40वें साल में जैसे ही घुसे कि उनके करियर को तो ऐसा ग्रहण लगा है, और खासकर पिता के साथ की फिल्मों को, ओके। और समूचे करियर, और उसके बाद ये जो है ना, ये 4 का अंक, स्त्री अंक इनका खराब है, मैंने कहा ना, नाक कान गला जो है जी इनका, तो स्त्रियां खराब होने के कारण से वो बिल्कुल। स्त्रियों के मामले में तो 40वें साल से मामला और ही बिगड़ गया। और अगर और पीछे जाऊं तो इनके मूलांक हम्म। भाग्यांक को मैं अगर लूं तो 15 दुए 30, यानी कि 30वां साल इनकी उम्र का था, वो था 2003 से 4। तो 2003-4 से ही इनका, इनके जीवन में स्त्रियों के कारण उठा पटक, खराब मामला होना, और ये सारा मामला जो है वो 2012-13 से तो विस्फोटक स्थिति हम्म। में चला गया। तो वहां स्त्रियां खराब हुई। आपने दो बातें की थी, एक तो निजी जीवन जी का मामला, तो निजी जीवन में बिल्कुल सिर्फ विवाह ही थोड़ा ही होता है, विवाहेतर संबंध भी तो होते हैं, 12-12 मोरी और कंगना, और भी कई नाम है, लेकिन ये दो मामले तो ऐसे थे जो बर्बाद कर बिल्कुल। गए रोशन परिवार को। अब मुझे नहीं पता कि जो आंकड़ा सही है। तलाक का है सुजैन खान के साथ में, वो और जो कंगना से मुक्ति पाने के लिए जो आंकड़ा है, वो ऑफिशियल यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ ये कह दूं कि वो इतनी बड़ी रकमें थी, इतनी बड़ी रकमें, कि हम्म। लगभग दिवालिया ही हो गया रोशन परिवार। उसके बाद ये रोशन परिवार बड़ी फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इतने बरस नहीं हो नहीं, गए, खजाना खाली कर दिया भाई, इतनी बड़ी एक रकमें दोनों की तरफ गई। ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऋतिक ऋतिक रोशन। रोशन, बिल्कुल। देखिए, फिल्म में व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन जी जी अंक किसके हैं? ऋतिक रोशन के ही तो अंक है ना, वो बॉडी किसकी है बिल्कुल। जिसके अंक है? ऋतिक रोशन। हम्म। तो ऋतिक रोशन के कारण सोचिए, उसी पितृद्रोह शब्द की गंभीरता समझिए, उसी पितृद्रोह के कारण राकेश रोशन साहब, भगवान भला करे, अच्छे आदमी है, लेकिन बर्बादी के कगार पर पहुंच गए ना। अगर ऋतिक रोशन से ये गलतियां नहीं होती इन महिलाओं के मामले में, और ये तलाक वाला मामला, ये भी गलती हुई ना, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल। तो क्या 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 राकेश रोशन साहब का खजाना खाली होता? नहीं ना। तो एक तो वो, दूसरा क्या है कि वो मैंने बताया ना, कि वैसे तो 30वें से, उसके बाद 35वें से और 40वें से तो इनके करियर पर ग्रहण ही लग गया। और अब क्या है, अब कोड में खाज ये है कि ये सबा आजाद करके कोई है, जो 11 साल जी जी। छोटी है, जिनसे लगभग 12 साल हम्म। छोटी है, तो उनके साथ ये अब ये सुनने में आ रहा है कि ये शादी-शुदी करने जा रहे हैं। अब मैंने शादी-शुदी पंजाबी टोन में कहा है, जी ऐसे जी। मेरी आदत तो नहीं है कि मैं हाँ हाँ, इस तरीके से, ये भी पंजाबी टोन का भी एक अलग आनंद है, तो बिल्कुल। इसका भी मजा लीजिए। मैं अलग-अलग भाषाओं के थोड़े-थोड़े शब्द लेता रहता हूँ काम। तो शादी-शुदी करने का सोच रहे हैं, सगाई-सुगाई करने का सोच रहे हैं, लेकिन मेरा यही कहना है, कम से कम ऋतिक भैया, आप मुझसे लगभग 2.5 साल छोटे हैं, फिर भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि कम से कम 31 दिसंबर 2025 तक तो भाई कोई सगाई-सुगाई, शादी-शुदी मत कीजिएगा। जिंदगी का एक और निर्णय ऐसा होगा हम्म। जो ले डूबेगा। और रहा सवाल करियर, हाँ रुकिए, अभी क्या चल रहा है? 52वां जी साल। हाँ। अब देखिए 50वें साल से, यानी 2023-24 से इन्हें जो है मोटे तौर हम्म। पर 24 ही मानिए, क्योंकि 9 दिन ही निकलते हैं कैलेंडर वर्ष के, हम्म। बाकी तो इनका पूरा वही रहता है। तो अब बिल्कुल। 2024 से जो इनका 10 साल का समय चला है ना रवि जी, ये समय हम्म।
कम से कम इस बात की इजाजत तो नहीं देता कि ये निर्देशक के रूप में सफल हो पाएंगे, जबकि आपका कहना था कि कृष्ण 4 में ये ये निर्देशक बन बड़ा के रहा। सवाल, बिल्कुल मैं सुझाव अनाउंसमेंट हो देना गया चाहूंगा इसका। कि ये विचार त्याग दें। दूसरी बात यह है कि कम से कम इन्हें सॉरी। अब 59वें साल तक तो अपनी जो भी फिल्में आए वो अच्छे अनुकूल अंक वाले लोगों के साथ करें, कलाकार प्रमुख 5-7 कलाकारों की मैचिंग करें, स्क्रिप्ट से करें न करें, अंकों से अवश्य करें। अब आप क्रोधित हो सकते हैं रवि जी, आप नहीं लेखक नहीं। निर्देशक है, आप कहेंगे अरे भाई ये क्या बात हुई, मैचिंग तो स्क्रिप्ट से होनी चाहिए। तो आप अपने फील्ड का समर्थन कीजिए, मैं अपने फील्ड का करता हूँ कि भाई स्क्रिप्ट से हो न हो, लेकिन अब स्क्रिप्ट तो देखिए बात तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं स्क्रिप्ट में गुंजाइश होती है ना कि राजकुमार नहीं बिल्कुल आ होती पाए, है। दिलीप कुमार नहीं आ पाए, देवानंद नहीं आ पाए, नहीं है। धर्मेंद्र नहीं आ पाए, तो जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन आ गए तो सुपरहिट तो वे भी हो गए। थोड़ा बहुत ठीक बात गुंजाइश है, होती है। बिल्कुल। तो एक दूसरी बात क्या है, जी। ऋतिक साहब, फिल्म सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के साथ बनाइए, और अगर बाहर का कोई प्रोड्यूसर आपको लेता है तो शर्तें रख दीजिए कि आपके अंकों के अनुकूल कलाकार निर्देशक होंगे और रिलीज की डेट होगी, तब तो देखिए आपकी फिल्म राम भजो करते कुछ कमा सकती है। अन्यथा ठीक है, लुढ़कते लुढ़कते कुछ कमाएगी, बड़े बैनर होंगे तो झटका झेल जाएंगे यशराज की तरह, लेकिन अब क्या, धर्मा तो बड़ा होकर भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं रहा, तो बाकी बेचारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, झटके झेल नहीं पाएंगे। बहुत लंबी होगी मेरी बात, क्षमा कीजिएगा। नहीं ओवर टू यू। नहीं। बहुत बढ़िया, मतलब आपने सारा जो है जिसको बोलते हैं ना आगा पीछा बराबर कर देना। उस तरह से आप बहुत डेप्थ में जाके, और जो मैं तो पितृ पुरुष से बात शुरू हुई और मैं पितृदोष तो और पितृद्रोह। जी। मैं तो रवि जी, रोशन साहब के, केदार शर्मा जी के वो जब से अध्ययन किया है और गौर करता रहा, सोचिए मैं कब से जी जी। सब्र कर रहा हूँ भाई, 35-34 वर्षों के बाद आज मुझे अवसर मिला। 34 अरे नहीं वर्षों के बाद, तो सोचिए मैं तो चाहता नहीं था नहीं। कि भाई मैं इस बात को बताऊं कि हाँ। इस खानदान को भी नहीं पता कि ये क्या पितृदोष भुगत रहे हैं। तो मैं चाहता था कि आज मैं दर्शकों, आपको ही नहीं, इस जी जी। बड़े प्यारे परिवार के जिम्मेदार लोगों को तीनों का बता दूं कि राजेश रोशन साहब, राकेश रोशन साहब और ऋतिक रोशन जी जो है, ये क्या भुगत रहे हैं और क्यों भुगत रहे हैं। रोशंस ने तो इस साल अपने परिवार पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की पूरी कहानी बताई है, पिताजी से शुरू करके और फिर दोनों भाई और ऋतिक अगली जनरेशन तक। तो सबसे बड़ा सवाल तो इस समय यही है कि भाई बैक टू बैक 3 फिल्में अभी जो ऋतिक की हुई हैं, एक तरीके से फ्लॉप की हैट्रिक है, जो मैंने लिखा भी आज हेडिंग में। तो अब इस फ्लॉप की हैट्रिक के बाद, क्योंकि अगली जो फ़िल्म दिख रही है, वो तो बहुत ही बड़ी दिख रही है। क्योंकि जो कौन सी? आपने कहा कि भाई जो राकेश रोशन साहब अगर फ़िल्म नहीं बना पाए, वो अगर क्रिश की अगली कड़ी नहीं बना पाए, हम्म। तो हम्म। फाइनेंशियल मैटर ही था और कुछ भी नहीं था। बार-बार ये होता रहा बिल्कुल। कि कहानी पे काम बिल्कुल। कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पे, और अब आखिर में ये निकल के आ रहा है कि फ़िल्म का बजट जो है 600-700 करोड़ होगा। अब इतने बड़े बजट की फ़िल्म, लेकिन अब आप बना भी लेंगे, चाहे वो यशराज के साथ बनाइए, चाहे इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के साथ बनाइए, मगर सवाल ये है कि क्या ऋतिक रोशन जब उसको डायरेक्ट करेंगे तो वो सफलता मिलेगी? क्योंकि एज़ अ हीरो तो वो कहीं काम करते नहीं दिख रहे। 3 बातें हैं, मैं बोलना जी, चाहूंगा जी, 3 बातें। जी। पहली बात तो देखिए कि राकेश रोशन साहब की फिल्में तब से ही पिटनी शुरू हुई है या कम सफल होनी शुरू हुई है जब से कि इनकी फिल्मों के म्यूजिक मर गया। ठीक। पहली बात तो मैं ये निवेदन, अब क्या है, राजेश रोशन साहब के संगीत में तो वो जादू रहा नहीं, और इनकी जो फिल्म क्राफ्ट है, प्रोडक्शन जो राकेश रोशन साहब का है, हाँ, उसकी जी, सबसे जी। बड़ी विशेषता होती थी बड़ा ही मीठा संगीत। तो एक तो इन्हें मीठा संगीतकार और उसके अनुकूल गीतकार खोजना पड़ेगा। इंदिवर साहब के जाने के बाद कहो ना प्यारे में जैसे तैसे करके गुजारा हो गया, उसके बाद आप गानों का स्तर देख रहे हैं। आप मुझे जरा बताइए उसके बाद के कोई एक ही गीतकार इन्होंने लिया हो, या किसी गाने के कोई ढंग के पूरे बोल याद हो, नहीं है, है ना। और नहीं है, बिल्कुल, आज भी ये बंधन तो प्यार का बंधन है सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन एक बात, दूसरी बात तो एक तो वो जोड़ी जो खोजना, और है कहाँ अच्छे गीतकारों संगीतकारों का, तो अकाल पड़ा हुआ है हिंदी सिनेमा में। दूसरी बात, मुझे पूरा पूरा शक है
निर्देशकीय क्षमता पर ऋतिक रोशन की। मैं नहीं मानता कि उनमें वो परिपक्वता है कि निर्देशन में 600 करोड़ की फिल्म कामयाब करने। और तीसरी बात यह है, 600 करोड़ की फिल्म को कामयाब करने के लिए दमदार कलाकार कहां से लाएंगे? सही चीज जिनके है, बिल्कुल कंधों ठीक पर है। फिल्म 6 ढाई 15 यानी 1500 करोड़ कमाए ताकि आपकी लागत निकल जाए। कंधे कहाँ है उन कलाकार को, वो कहाँ है भाई? खैर, ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल ठीक चीज है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई आप अगर एज ए डायरेक्टर पहली ही फिल्म अगर बनाने जा रहे हैं, उससे पहले ठीक है आप पिता के असिस्टेंट थे, आप बचपन हाँ, से उस फिल्मी माहौल को देखते आए, वो सब, वो और बात लेकिन है। क्या उससे पहले आपने कुछ बनाकर दिखाया है? कोई छोटी और सीधे 600-700 करोड़ रुपए की फिल्म को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें आपको हीरो भी होना है, और वो कोई छोटा मोटा हीरो नहीं है, सुपर हीरो है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं, तो वो है, हर नुकसान तो हर इन्हीं का होगा आदमी उसमें अगर जी। हर आदमी मनोज कुमार और राज कपूर भी शांताराम नहीं होता है। बिल्कुल, ये तो बात सही चीज है। कि पर्दे के आगे भी रहे और कैमरे के आगे भी रहे, कैमरे के पीछे भी रहे, फिर भी फिल्म शानदार बढ़िया सुपरहिट हो जाए। हाँ। और आपने कहानी और स्क्रिप्ट की बात की थी, तो मैं इसलिए हंस पड़ा था कि मैं इन सब का जो सिनेमा का सिलेक्शन, स्टोरी का सिलेक्शन देखता हूँ, जितना मैं जानता समझता हूँ, क्योंकि मुझे हंसी पता है आती कि है। मैं क्या जानता हूँ। इन लोगों वाकई हंसी आती, ये जीरो नॉलेज है, मैं आपको सच कहूँ। इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर, जिन्होंने जीवन में कभी खुद एक कहानी न लिखी हो, वो जी। यहाँ स्टोरी राइटर बनकर काम करते हैं, और ये लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे ढोलते हैं। प्रोड्यूसर ने ही कहानी लिख ली है, तो फिर फिल्म का एक स्टार उससे कह रहा है दो में से कि नहीं नहीं इसका एंड बदल दो, मैं नहीं मैं, मेरे को अगर मरा हुआ दिखाओगे तो मेरे फैंस जो है फिल्म देखने नहीं आएंगे। मतलब आपको वैसे ही कुछ नहीं पता, और उसके बाद भी वही कोड़ में काज जैसे काम करते रहते हैं। तो इसलिए इनको कहानी से कोई लेना देना ही नहीं है, सही बात तो ये है। और जब तक ये उस बेसिक पर नहीं सुधरेंगे, इनका कुछ होगा नहीं, चाहे वो 6 करोड़ की फिल्म बनाए, चाहे 600 करोड़ की फिल्म बनाए। तो फिल्म बनाते लेकिन कहाँ ये, है? असेंबल करते हैं। हाँ, वो असेंबल है, असेंबल है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक चीज है। ये है। तो आज अच्छा रहा बहुत। मैं वही, हमने दिन में डिस्कस किया, तो मुझे लगा कि हमको ऋतिक रोशन पर बात करना चाहिए। आपने, क्योंकि पर्सनल लाइफ का भी जो है आपने बता ही दिया कि क्यों गड़बड़, आपने सारी चीजें दरअसल जी। आप कहें कि अ, संकेत करते हुए बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। अब सार्वजनिक ये एक मंच चीज की है। मर्यादा का भी तो ध्यान बिल्कुल, रखना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारा काम किसी बिल्कुल, का बिल्कुल। दिल दुखाना नहीं है, वे सच बात है। प्रसन्न हो, सफल हो, इसके मार्ग सुझाना है। बिल्कुल ठीक चीज है। हमारे एक दर्शक, साथी दर्शक चाहते हैं कि संजय दत्त के बारे में भी कभी डिस्कशन करें। बिल्कुल हम लेंगे जब मौका मिलेगा। और है ना, इनका गुंजन है, कोई एक सवाल इन्होंने पूछा है, एक सेकंड देख हाँ लेते हाँ हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आ, सवाल नहीं लिखा। सवाल नहीं लिखा। नहीं, इनका कोई सवाल सवाल तो दिख नहीं रहा है। इनका मेरे लिए सवाल है। जरूर दिख रहा है कि कल मैंने कहा कि भाई वो ऋतिक रोशन ने अनफॉलो कर दिया है एनटीआर को, ये फेक न्यूज है। देखिए, जो खबर हमने बताई है, आपको ये बताया कि मीडिया में ये खबर आई। अब वो आपकी मर्जी है, आपको मानना है, नहीं हमारा काम ये है कि भाई आपको ये बता दें कि देखिए मीडिया में इस समय ये चीजें चल रही है। और ऐसा देखिए है। फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड जो है जी। ऐसा है रवि जी, मैं आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी जवाब दे जी दूं, जी। गुंजन जी और सभी मित्रों को सार्वजनिक रूप से, हाँ सामूहिक रूप से जवाब दे दूं। पहली बात तो है कि हम यहाँ हाँ। जो भी बातें करते हैं, चाहे वो आप कहते हो, चाहे मैं कहता हूँ, चाहे मैं प्रोडिक्शन करता हूँ, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए निजी तौर पर उसकी सेवा में हाजिरी में नहीं है कि एक आदमी पूछे फिर उस एक आदमी का ही विशेष रूप से जवाब दें। वो सब आपको चाहिए तो आप पर्सनली हमारी सेवाएं लें, वहां मिलेगा। हम यहाँ सार्वजनिक रूप से प्रोडिक्शन करते हैं और सार्वजनिक रूप से कथन करते हैं, इसलिए आप अपनी राय अवश्य लिखिए। लेकिन ये उम्मीद मत करिए कि आप एक एक व्यक्ति को, पर्सनल एक आदमी को हम इंगित करके जवाब ठीक बात। देंगे। ये आपके लिए निजी तौर पर की गई भविष्यवाणी थी ही नहीं, ये सार्वजनिक मंच की थी और सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखते हैं, आप उसे उसी रूप में ग्रहण करें। आपकी सेवा में निजी तौर पर हाजिरी में की हुई
ग्रहण करने की गलतफहमी न रखें। धन्यवाद। और मुझे लगता है गुंजन जो है, गुंजन जी देर से आए हैं, वार 2 के बारे में सारी बातें तो हम बातें कर सबसे चुके हैं शुरुआत पहले। में ही कर एक चुके हैं, तो तो एक तो निवेदन ये है कि हाँ समय पर आया करें, तो जब समय पर बिल्कुल नहीं बिल्कुल आते और बिल्कुल। एंड में जाके प्रश्न करते हैं, तारतम्य टूटता है। ये हाँ बातें हम कर चुके हैं, आप पूरा वीडियो देखिए शुरू बिल्कुल। से। हाँ, धन्यवाद। और सिनेमा एनालिसिस जो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे अगली बार लेवल 2 जो वश का है, उसके बारे में क्या स्टार कास्ट और क्या बात हो सकती है इस बारे में। जी, तो अब आज करते ऋतिक हैं। रोशन पर काफी विस्तार में चर्चा रही, और मुझे अब लगता है बहुत कि बहुत समय अ, हो गया। अच्छा। बहुत, हाँ मतलब एक ही व्यक्ति पर इतना समय दिया आज। नहीं बिल्कुल ठीक है, और आपने कीमती समय अपना एक बार फिर हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। और अगले हफ्ते हम फिर जुड़ते हैं, नई फिल्म होगी, कलाकार होंगे, उन पर बात करेंगे। आपको नमस्कार, और मित्रों जय को श्री जय राम। श्री राम, जी, प्रणाम। सबको प्रणाम, नमस्कार।